दोनों को हमको पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ के बारे में तो बहुत सारा बोला गया है। विमेन स्ट्रेंथ वी नो कि हमारे जैसे कंपैशनेट कोई नहीं होता है, मेल्स नहीं होते हैं। हमारे जैसे एम्पैथेटिक मतलब दूसरों का दर्द समझने वाली माँ होती है, वो शायद पापा लोग को बाद में पता चलता है। फिर हम जो पेन स्ट्रेस वो हम ले सकते हैं। मल्टीटास्किंग जो एक वुमन कर सकती है वो मेल नहीं कर सकते। ये सब बातें हमने जानी है, पर जो वीकनेस है वो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वीकनेस माइंड यू, दिमाग से वीकनेस नहीं है, पर जो वुमन का बॉडी है वो प्योरली हार्मोन कंट्रोल्ड होता है, हम जानते हैं। तो राइट फ्रॉम एडोलेसेंट मतलब टीनेज जो लड़की होती है, फिर प्रेगनेंसी आती है और फिर मेनोपॉज आता है, वो हर एक फेज में वुमन का जो बॉडी है इट इज स्ट्रांगली कंट्रोल्ड बाय हर हॉर्मोन्स। ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो उसको हम जितना पावरफुली और स्ट्रांगली नेविगेट करेंगे उतना हम एम्पावर बन सकेंगे। आज हम सुनते हैं कि पैटर्निटी लीव, सही बात है। क्यों सिर्फ मैटरनिटी लीव? क्योंकि बच्चा पैदा तो लेट वुमन करती है और उसको बड़ा करना मदर और फादर दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पैटर्निटी लीव दी जाती है ताकि मेल को पता चले कि हाँ ये छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। उसी तरह अभी मेंस्ट्रुएशन लीव की बात चल रही है कि मेंस्ट्रुअल फेज में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और आजकल लड़कियों के जो वर्क प्लेस है उसमें दे हैव टू पुट इन इक्वल अमाउंट ऑफ पेन, लेबर, इक्वल अमाउंट ऑफ मेंटल पावर। तो उसमें भी ये बात 100% सही है। तो दो चीजें हैं यहाँ। एक तो जो होलिस्टिक हेल्थ की बात की, होलिस्टिक इसलिए है क्योंकि वुमेन की लाइफ के जो फेजेस हम देखें तो प्योरली फिजियोलॉजी है। आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस वाले हैं ना, मेडिक्लेम वाले, वो भी प्रेगनेंसी में पहले पैसे नहीं देते थे, डिलीवरी के नहीं देते थे, सीजेरियन हुआ हो तो भी नहीं देते थे कि ये तो फिजियोलॉजी है, ये डिजीज नहीं है। सही बात है, हमारी लाइफ में जो फेजेस आते हैं वो डिजीज नहीं है, वो फिजियोलॉजी ही है। पर ऐसा नहीं है कि वो फिजियोलॉजी बहुत स्मूथली चली जाती है। वो फिजियोलॉजी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वहाँ पैथोलॉजी बीच में आती है, वो डिजीज बन जाता है। तो हम अगर सीख लें कि ये जो फेजेस है उसमें हम कैसे टैकल करें तो वो फिजियोलॉजी ही रहेगी, पैथोलॉजी में, डिजीज में कन्वर्ट नहीं होगा। एडोलेसेंट फेज में हम देखते हैं क्योंकि ये लड़कियां हैं अभी बड़ी होगी, तो सबसे ज्यादा जो आजकल प्रॉब्लम देखा जाता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का, और दूसरा हम देख रहे हैं पीसीओडी। आपने सुना होगा सबने पीसीओडी के बारे में। वो पहले बहुत कम इंसिडेंस था, अभी बहुत बढ़ गया है। वी डोंट नो द रीजंस, बट व्हाट वी फील इज प्योरली हार्मोनल अल्टरेशन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हार्मोनल अल्टरेशन होके अभी पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है। तो ये जो फीमेल्स एडोलेसेंट गर्ल्स का प्रॉब्लम है वो प्योरली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही कंट्रोल हो सकता है। पीसीओडी में मेडिकेशन चाहिए पर वो अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, पर इट इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। ऐसा नहीं है हमारे पास लड़कियां आती है, मदर्स आती है, बोलते इसको ठीक हो जाएगा ना, नहीं ठीक नहीं होने वाला है, पीसीओडी इज गोइंग टू रिमेन लाइफ लॉन्ग। तो उसके साथ हमको कैसे जीना है वो सीखने का है। तो वो अगर पता चलेगा तो उसके लिए मेडिकल गाइडेंस बहुत जरूरी है, पर उससे ज्यादा लाइफस्टाइल अल्टरेशंस बहुत जरूरी है। और लाइफस्टाइल अल्टरेशन में डाइट, एक्सरसाइज और जो होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक का जो डेफिनेशन जो जनरली लोगों को पूछते हैं ना तो ऐसा बताया जाता है कि होलिस्टिक मतलब सब पथीज, मतलब एलोपैथी आता है, आयुर्वेद आता है, होम्योपैथी आता है, नेचुरोपैथी आता है। नो, वो नहीं है। होलिस्टिक इज कंसिडरिंग योर बॉडी एज अ होल। मतलब हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे कमर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हुआ है, तो वो तो एक फिजिकल सिम्टम है, इट इज नॉट अ डिजीज। बुखार क्यों आता है? हम पैरासीटामोल लेते हैं, बुखार उतर जाता है, पर बुखार के 1000
तो वो पैरासिटामोल से क्योर नहीं होने वाला है। उसी तरह जो हमारे सिम्टम्स दिखते हैं वो हमारे माइंड, बॉडी और हमारा जो सोल उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये जो बैलेंस है उसको होलिस्टिक लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं बहुत सुपरफिशियल बोल रही हूँ क्योंकि डिटेल्स में जाने का टाइम नहीं होगा। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल इसे बोलते हैं। सिमिलरली मेनोपॉज, आप लोग जो ये पेरेंट्स हैं मोस्टली आई थिंक ये 30s वाले पेरेंट्स हैं, बहुत ओल्ड नहीं है, तो आपको लगेगा कि मेनोपॉज की हमें क्या जरूरत है, हम तो अभी यंग है क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं गेस कर रही हूँ। पर जो प्री मेनोपॉजल फेज है तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार मेनोपॉज सेटिंग हो गया तो उसको नेविगेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको अवेयरनेस है कि मेनोपॉज में क्या होता है तो आप अभी से उसकी अवेयरनेस रखेंगे तो आपको वो फेज बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हमको अगर स्विमिंग आती हो तो स्विमिंग पूल में भी तैर सकते हैं और सी में भी, ओशन में भी हम तैर सकते हैं। उसी तरह अगर मेनोपॉज के बारे में हम बेसिक जानकारी हमारे पास होगी तो हम आसानी से वो फेज क्रॉस कर सकेंगे। तो मेनोपॉज के जो स्टेजेस होते हैं, पहले तो एक डेफिनेशन चाहिए कि मेनोपॉज क्या है। हमारे पास 30 ईयर की लेडी आती है, 40s में आती है, 50s में आती है, मैडम मुझे ऐसा हो रहा है तो मेरा मेनोपॉज आ गया। तो ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो मेनोपॉज आ गया ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ड्रम लेके और ढोल नगारा बजाते बजाते आ गया, ऐसा नहीं है। मेनोपॉज का डेफिनेशन है कि अगर 1 साल तक पीरियड बंद रहा, पूरा 1 साल, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेनोपॉज हो गया, मतलब इट इज पॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बस यही है मेनोपॉज कि मेंस्ट्रुएशन जो रेगुलर होता है वो बंद हो जाता है, उसे मेनोपॉज कहते हैं। पर उसके साथ जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। इसलिए जो उसकी साइड इफेक्ट्स है वो पीरियड बंद होने की वजह से नहीं है, वो हार्मोन का विड्रॉल आता है उसकी वजह से है। और वो सिम्टम्स पैर के नाखून से लेके बाल तक हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यूजुअली ऐसा होता है कि हमको बच्चों के पीछे, हस्बैंड के पीछे, फैमिली के पीछे, और अगर काम कर रहे हैं तो वो भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमारे बॉडी के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं, भागते रहते हैं कंटिन्यूअसली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और फिर ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है करके फिर गोलियां लेते हैं, उसकी साइड इफेक्ट्स होती है। तो अगर हमें अवेयरनेस है कि ये क्यों हो रहा है तो हम ब्लाइंडली मेडिकेशन गोलियां खा नहीं करेंगे और बच जाएंगे। तो मेनोपॉज का जो प्री मेनोपॉजल फेज है वो बहुत जरूरी है, और वो 30s से ही स्टार्ट हो जाता है जो हार्मोनल इरेगुलरिटीज है। कभी 34 ईयर की लेडी आती है कि मैडम मेरा पीरियड अभी 2 महीने से आया नहीं है, हर बार रेगुलर आता था, अभी इस बार लेट हो गया है, तो मेनोपॉज हो गया है। नहीं, मेनोपॉज नहीं हुआ, ये प्री मेनोपॉजल फेज है, और वो 2-3 साल से लेके 10 साल तक चल सकता है। तो हार्मोनल इरेगुलरिटीज जो है वो 30s में स्टार्ट हो जाती है और मेनोपॉज 40s में होता है। एक्चुअली मेनोपॉज की एज अभी 35 से लेके 55 तक है। तो अगर 35 में तुम्हारा मेनोपॉज होने वाला है तो उसके प्री सिम्टम्स 28-29 साल में ही स्टार्ट हो जाएंगे। पर वो घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है। तो उसको हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं ये आपको डॉक्टर भी सलाह दे सकता है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो हेल्थ मैगजीन्स में या तो जो अपने न्यूज़पेपर्स है या अपना गूगल वाला है वो आपको जो भी जानकारी देता है वो प्लीज जनरलाइज करके सर पे टोपी की तरह मत पहन लीजिए कि मुझे ये ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि उसमें वो गूगल तो बताएगा कि ब्लीडिंग हार्मोन इरेगुलरिटी की वजह से ज्यादा हो रहा है और कैंसर की वजह से, और हमारा दिमाग वो कैंसर पकड़ता है। हम सिंपल वाली बात नहीं पकड़ेंगे, और मुझे अभी वो कैंसर हो गया करके वो सोच के पागल होते रहेंगे, हम स्ट्रेस्ड होते रहेंगे। उसके मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? चिड़चिड़े होते हैं, बैकएक होता है, पैरों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, नींद नहीं आ रही है, ये सब वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। तो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। जो प्री मेनोपॉजल फेज है उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज।
कई लोगों को पीरियड बहुत ज़्यादा आता है, पर ज़्यादातर इन 80% पीरियड डिले होता है, कम होता है, लेट होता है। तो ये प्री मेनोपॉजल फेज में बहुत कॉमन सिम्टम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो वेट गेन का है। वेट गेन इसलिए होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी में कैलोरी कंजम्पशन है, वो कम हो जाता है। तो वेट गेन होना नॉर्मल होता है, तो उसको हमको हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेनोपॉज है तो मेरा वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, ऐसा नहीं है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरी जो बात है वो हॉट फ्लैशेस की है। आप लोग यंग हैं, आपको शायद नहीं पता चलेगा, पर हॉट फ्लैशेस प्री मेनोपॉजल 3 से 5 साल में बहुत कॉमन है कि सडनली आप एसी में बैठ रहे हैं और पसीना आने लगता है। कोई रीजन नहीं है, आप आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं और सडनली यू स्टार्ट स्वेटिंग, मतलब जोर से पसीना। तो उसमें पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हार्ट अटैक के बारे में इतना सारा सुन रहे हैं, हाइपरटेंशन के बारे में सुन रहे हैं, तो सबको ऐसा ही लगता है कि मुझे मेरा बीपी बढ़ गया है या मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, चेस्ट पेन होने लगता है। पर ये हॉट फ्लैशेस यूजुअली 15 सेकंड 10 सेकंड में चला जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। ये जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी में कम होता है, उसकी वजह से होता है। फिर तीसरा और आगे जो प्रॉब्लम है वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, कि ये जो मिडिल एज आती है तब ऐसा होता है कि जो नॉर्मल हम सो जाते हैं तो उसमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है, कि रात को 12 बजे तक 1 बजे तक ऐसे बैठे रहते हैं, नींद नहीं आ रही है फॉर नो रीजन, सोच भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी नींद नहीं आती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और नींद नहीं आती है इसलिए दूसरे दिन में थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब भी होता है। इरिटेबिलिटी आती है, मूड डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जो प्रीमेंस्ट्रुअल भी कई फीमेल्स को होते हैं, मूड स्विंग्स, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इरेगुलरिटी। तो ये सब सिम्टम्स है, ये डिजीज नहीं है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे? सबसे पहला तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कोई गूगल से या कोई हेल्थ मैगजीन से या कोई भी जो ऐसे हमारे एडिटोरियल्स आते हैं उसमें से जानकारी लेने की कोशिश ना करें। या तो ग्रुप में बैठकर किटी पार्टी में भी ये डिस्कशन होता है, तेरा पीरियड कब आया, मेरा नहीं आया, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तुझे ये हो रहा है। जनरलाइज मत कीजिए। यहाँ जितने बैठे हैं सबके चेहरे अलग हैं, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो सबकी हार्मोनल साइकिल कैसे सेम हो सकती है? सब अलग ही होता है, कोई सेम नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर से जानकारी लें, स्पेशली जो पेरीमेनोपॉजल है। सब लोग विमेन ऐसा सोचते हैं कि ना ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो होने दो, मेरी सास को भी हो रहा था, मेरी माँ को भी हो रहा था, मेरी बड़ी बहन को भी हो रहा था, तो मुझे भी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट पीरियड होता है तो कभी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। 40s में भी मैं ऐसा सोचती है कि अभी प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैमोसोनोग्राफी। जो मैमोग्राफी हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट का एक्सरे, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, वो एक बार बेसिक कराना बहुत जरूरी है। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट के बारे में यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट वो जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 20s में भी होता है, 30s में भी होता है और लेट एज में भी होता है। और एक ये जब पेरीमेनोपॉजल फेज आता है, मतलब 35 के आसपास, तब एक ब्रेस्ट का सोनोग्राफी बेसलाइन करवा लेना बहुत जरूरी है। तो ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है। ब्लड के जो है, जिसमें मैंने बोला थायराइड ऑल्टरेशन होता है, शुगर ऑल्टरेशन होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो ये सब जानकारी एक बार डॉक्टर का विजिट करके लेना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे, पर अगर सब कुछ नॉर्मल है, जो 90% फीमेल्स में होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो उसमें मेडिकेशन आपको ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली है। जैसे मैंने बोला हेडेक हो रहा है तो हेडेक के लिए हम कॉमिफ्लेम लेते हैं, पर वो हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी, नींद नहीं आई तो गैस्ट्राइटिस हुआ, उसके अगर कॉमिफ्लेम लेंगे तो तभी तो कम हो जाएगा, पर गैस्ट्राइटिस बढ़ेगा, एसिडिटी
बढ़ेगी तो शाम को वापस हेडेक होगा। इसलिए बिना सोचे गोली लेना यूजफुल नहीं होता है। कभी कभी हम फीमेल्स को बहुत आदत है, मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है कि बैकएक हो रहा है इसलिए गोली ले ली। ऐसा मत करिए, ब्लाइंडली सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। जो होली प्रोटीन्स बढ़ाना है, हमारे डाइट में प्रोटीन्स बहुत कम है। हम जो दाल खाते हैं वही है, अगर वेजिटेरियन है तो। नॉन वेजिटेरियन में तो वो लेते हैं, पर वेजिटेरियन में प्रोटीन, दूध, पनीर और पल्सेस वो हम बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं। वो हमारी डाइट में बढ़ाना है। और शुगर माने कार्बोहाइड्रेट्स, जो स्टार्ची फूड है, हमारा वाइट शुगर, व्हीट, मैदा, ये सब में वाइट शुगर आता है। जो कार्बोहाइड्रेट वो कम करना है, फाइबर बढ़ाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाना है। ये हमको करना है, हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा, हमको खुद को ध्यान रखना है। क्योंकि सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड बन गया है कि लेडी को होम मेकर बना दिया है। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, हाउसवाइफ था पहले, अभी होम मेकर बन गए। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ होम, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए मैंने बोला था कि पापा लोग चले मत जाना, आप भी सुनना, क्योंकि होम मेकर को होम मेकर बनाने की जिम्मेदारी पापा लोगों की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो both the husband and wife together become homemaker। तो ये डाइट के बारे में है। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि घी और तेल, घी इज नॉट बैड। जो अगर हम प्योर घी खाते हैं, हाँ वेजिटेबल घी जो पफ, समोसा वगैरह में यूज होता है, वो डेंजरस है। तो अपने बच्चों को भी आप ये रास्ते पे मत जाने दीजिए। अभी जो पफ का फैशन चला है उसमें चाइल्ड ओबेसिटी बहुत रैम्पेंट है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल घी यूज होता है। तो ये एकदम स्ट्रिक्टली नो है। डोंट इंट्रोड्यूस योर चिल्ड्रन टू सच फास्ट फूड्स। फिर जो तेल हम यूज करते हैं, जो हेल्दी ऑयल की बातें हम सुनते हैं, ये सब बातें सब बकवास है। इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तेल अगर नॉर्मल क्वांटिटी में खाया जाए तो वो अच्छा है, पर अगर हर रोज फ्राइड चीजें खाएंगे तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। फिर वाइट शुगर जो मैंने बोला, चीनी, वो बहुत ही डेंजरस कंपोनेंट ऑफ फूड है। आजकल हम सुन रहे हैं कि सबको कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, 40s में आए तो कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया। उसके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये वाइट शुगर है, घी और तेल नहीं है। अगर वाइट शुगर कम कर देंगे तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, डायबिटीज तो जाना ही है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदा है, हम थक जाते हैं कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं रहता है। अगर बॉम्बे फ्लेम खाने का टाइम है तो आधा घंटा चल के आइए, वॉक लीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ वॉकिंग कीजिए, पर प्लीज इंट्रोड्यूस एक्सरसाइज इन योर लाइफ। और वो 20 से ही इंट्रोड्यूस करिए। सब ये बहाना बना के टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं, टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पापा लोगों को बोलो कि आप शाम को आए, बच्चों के साथ खेलिए, मैं वॉक करके आती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बैक नेक क्रैम्प्स, ये जो अभी हो रहा है, उसके पीछे लैक ऑफ एक्सरसाइज जिम्मेदार है। हम जो स्कूल में पीटी करते थे, ऊपर नीचे हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब एक्सरसाइज हमको लाइफ लॉन्ग करनी है। तभी हम जो नॉर्मल फिटनेस है वो मेंटेन कर पाएंगे, और तभी हम होम मेकर बन पाएंगे। जो तीसरी बात है वो है हमारी मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है? देखो, इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, फिर उसका शिकार कौन आता है? पहले बच्चा हो जाता है, उसके ऊपर हम बिना वजह ब्लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड आता है, उसके ऊपर भी हम ब्लास्ट करते हैं, और बाद में पछताते, रिग्रेट होता है, अरे मैंने बिना वजह किया, सॉरी। रिग्रेट क्यों कर रहे हो? ये नॉर्मल है, ब्लास्ट होगा, डोंट वरी। उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और को समझने की जरूरत है कि हाँ ये नॉर्मल है, ये होगा, और उसको हमको चैनलाइज करना है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम बिना वजह हमारे बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। मुझे कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ये नहीं करना है, उनको सेल्फ अवेयरनेस, हमारा होलिस्टिक जो अपलिफ्टमेंट है उनको खुद करना है। ओके, मुझे बोल रहा है, ठीक है, ये मेरे हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मेरे हॉर्मोन्स चिल्ला रहे हैं, ठीक है, उसको होने दो ना, हमारे ऊपर क्यों गिल्ट ले रहे हो? और हस्बैंड को भी बोलने का, देखो प्लीज मैं कभी चिल्लाऊँ ना तो उसको दिल पे मत लेना,
ओपनिंग अप, जो हम वेंटिंग बोलते हैं, हाँ हमेशा करके कंप्लेन करना वो वेंटिंग नहीं है, पर एक ऐसे सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन ग्रुप बनना है। ऐसी किटी में मत जाओ जहाँ सास की बुराई होती है, जेठानी की बुराई होती है, हस्बैंड की बुराई होती है, वो किटीज में मत जाओ, वो एम्पावरिंग ग्रुप नहीं है। एम्पावरिंग ग्रुप वो है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएगा, जो डाइट के बारे में बताएगा, जो आपको मेंटल पीस के बारे में बताएगा। वैसे ग्रुप्स में आप जाओ और बातें करो। तीसरी बात हॉबीज की है। हम बच्चों के पीछे अपनी हॉबीज भूल जाते हैं, हमारे शौक भूल जाते हैं, तो उसको अगर हम रिवाइव करेंगे, उसको हम रिजुवेनेट करेंगे, तो अपने आप मेंटल वेलबींग सुधर जाएगा। जब भी ऐसा अटैक आए चिल्लाने का या इरिटेबिलिटी का, तो डाइवर्ट योरसेल्फ, म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, तो हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो योग और प्राणायाम है। मैंने देखा है, आपको लगेगा कि योग कैसे, मैं मेरी बात करूं तो योग मेरी लाइफ में पेरीमेनोपॉजल फेज में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड माइंड यू इट वर्क्स वंडर्स। योगा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो आज बहुत जिसकी फैशन है, वो योगा नहीं। जो उल्टे सीधे आसन करो उसको योग नहीं बोलते हैं, बराबर। योग की जो डेफिनेशन है, कर्म सुकौशल, मतलब मैं जो काम करती हूँ वो एफिशिएंटली करूँ, उसे भी योग कहते हैं। जो मेरा मेंटल पीस लाए उसे योग कहते हैं। तो थोड़े बहुत आसन से, सूर्य नमस्कार है, अगर आप सूर्य नमस्कार रेगुलरली करेंगे तो पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। 5 से लेकर स्टार्ट करो, 12-15 तक करो, सब एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर जो सूक्ष्म क्रिया है, जो शवासन है, शवासन को हम आसन ही नहीं गिनते हैं, पर वो हमारे रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब हमारे लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्राणायाम आता है। हम रामदेव बाबा को देखते हैं, उनके जैसा। कल ही एक मुझे पेशेंट बोल रहा था कि वो रामदेव बाबा की तरह पेट अंदर के उसे प्राणायाम कहते हैं। नहीं बाबा, उसको प्राणायाम नहीं कहते हैं। प्राण का आयाम मतलब अपना जो ब्रेथ है उसको रेगुलेट करना है। अगर आप शांति से सोचेंगे ना, तो सुबह आप 10 से 12 के बीच में जो भागते हैं, फिर 12 बजे अगर आप शांति से 5 मिनट अपनी ओर देखेंगे ना, तो आप लोग वो नॉर्मल होता है। हम इतना जोर से सांस लेते हैं, उसके साथ हार्ट बीट बढ़ता है। तो बैठ के शांति से ब्रेथ वॉचिंग करना, आराम से सांस लेना, वही प्राणायाम है। फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति वो सब बात, पर हमारा ब्रेथ रेगुलेशन, उससे मेंटल पीस आता है। उसके बाद मेडिटेशन आता है। जब हम मेडिटेशन का बोलते हैं तो सब ऐसा सोचते हैं कि वो आंख बंद करके, अगर आंख बंद करें तो पूरा दिन का टू डू लिस्ट आ जाता है। बच्चे को इधर छोड़ना है, इसके बाद यहाँ छोड़ना है, उधर करना है, ये करना है, वो कुकर पे ये गैस पे ये रखा है, तो फिर सिटी में मार्केट में जाना है, ये करना है। तो मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेशन नहीं होने वाला है। मेडिटेशन मतलब क्या? इट इज सेल्फ केयर। मतलब आपको जो अच्छा कोई म्यूजिक लगता है वो आप लगाओ, या कोई भी टॉक आपको अच्छा है वो लगाओ, और आप शांति से अपने साथ बैठो। सब बोलते हैं ना कि हमको खुद को पैम्पर करना चाहिए, तो मेडिटेशन इज सेल्फ पैम्परिंग। आप अपने साथ बैठिए। जो होलिस्टिक अवेयरनेस है वो यही है कि मैं मेरे साथ बैठूं और मेरे अंदर क्या हो रहा है वो मैं देखूं, कि हाँ मुझे ये हो रहा है, तो मैं सोचूं कि हाँ ये दुख रहा है, तो कब दुख रहा है, कैसे दुख रहा है, क्यों दुख रहा है, वो हर रोज दुखता है या आज ही दुख रहा है। तो ये जो हमारे साथ हम बैठते हैं ना, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। ये मेडिटेशन से हमारे बारे में हम सोचेंगे, और जो हमारे अंदर तकलीफ हो रही है उसको हम जस्टिफाई करेंगे। ब्लाइंडली गोली नहीं ले लेंगे। सर दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा हाँ, मुझे कल नींद नहीं आई थी, या कल कुछ उल्टा सीधा खाया था इसलिए मुझे सर दर्द हो रहा है। ओके, तो उसको मुझे ऐसे नेगेट करना है। हम अपनी प्रकृति के बारे में जाए कि मुझे पित्त हो जाता है धूप में जाने से, तो उसको हम अवॉइड करें। ये जो सब बातें हैं वो खुद के साथ बात करने से आती हैं। तो ये हमारा होलिस्टिक अवेयरनेस है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं काउंसलिंग के लिए एक लेडी को बुलाती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि आपके हस्बैंड साथ में आए, और अगर टीनेज बच्चे हैं आपके घर पे वो भी साथ में आए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब मेनोपॉजल लेडी को ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कोप अप नहीं कर सकती है, तो घर वाले ब्लाइंडली
तेरा तो ये रोज का हुआ, ऐसा करके डिसमिस कर देते हैं, या तो ये तू तो पागल हो गई है, तू तो साइको हो गई है, ये अक्सर सुना जाता है। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। वो क्यों हो रहा है और उसको कैसे नेविगेट, जैसे छोटे बच्चे टेंट्रम्स करते हैं, ये अगर बच्चा यहाँ रोने लगा तो हम उसको कैसे प्यार से मनाते हैं, हम उसको ऐसा नहीं बोलते चल हट तू तो पागल है, रोना नहीं है, ऐसा कभी बच्चे को नहीं करते हैं। तो जो मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल लेडी है उसको भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो टेंडर लविंग केयर जो हम बोलते हैं, पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे अच्छे से नेविगेट कर पाए। तो ये सब अगर अवेयरनेस हम डेवलप करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के लिए जाएंगे, हम सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योग हम अपने आप करेंगे, प्लीज योग, मेडिटेशन, प्राणायाम ये अपने आप करने की कोशिश मत कीजिए। उसके लिए किसी से सीखिए, किसी से आप गाइडेंस लीजिए, तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और पागल साइको ऐसा नहीं, हम होम मेकर, एफिशिएंट होम मेकर और एम्पावर्ड होम मेकर बन के हम पूरे फैमिली को आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो है बेसिक टॉक है, ये वुमन को हर एक फेज ऑफ लाइफ में, चाहे एडोलेसेंट हो, प्रेगनेंसी हो या मेनोपॉज हो, हर एक फेज ऑफ लाइफ में ये सब चीजें काम आती है। तो मुझे यही कहना है कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए हाँ मैं ये काम नहीं करूँगी, ये आप ही करोगे ऐसा करके लड़ना नहीं है, तलवार नहीं उठानी है। हमें हमारे बारे में सोच के खुद को एम्पावर करना है और सबको एनकरेज करना है कि वो एक दूसरे को एम्पावर करें। तो आई थिंक दिस इज ऑल आई वांट टू से। अभी अगर आपको कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, तो अगर टाइम है। थैंक यू सो मच।